स्वामी जी, मंच पर आसीन आदरणीय डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी, मेरे बड़े भाई सरीखे श्री देवेंद्र शर्मा जी, अजय भाई, मेरे बड़े भाई सरीखे श्री ओपी श्रीवास्तव जी, श्रीमती रेणु श्रीवास्तव जी, अन्य सभी सम्माननीय अतिथिगण, स्वामी जी का जैसा निर्देश है, मैं आपसे 15 मिनट में कुछ बातें कहना चाहता हूं, कुछ बिंदु आपके बीच में रखना चाहता हूं। स्वदेशी से स्वावलंबी भारत, ये बात हमें आजादी के 60 साल के बाद कहने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये बात तो लोकमान्य तिलक आजादी के पहले कहा करते थे। लोकमान्य तिलक सन 1905 में यही बात पर जगह जगह वर्कशॉप, सेमिनार, सिंपोजियम्स किया करते थे, स्वदेशी से स्वावलंबी भारत। 1905 से 1911 तक सैकड़ों बार उन्होंने इस विषय पर परिचर्चा आयोजित की है। इसी तरह से 1905 से 1911 के बीच में लाला लाजपत राय स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात किया करते थे। इसी तरह से कलकत्ता के और पूरे बंगाल और भारत के एक बहुत बड़े क्रांतिवीर अरविंदो घोष स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात किया करते थे। हमारे देश के आजादी के एक बहुत बड़े नायक महात्मा गांधी आजादी के पूरे समय में, माने आजादी के आंदोलन के पूरे समय में स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात किया करते थे। तो स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात करने वाले आजादी के पहले के नेता थे। अब आजादी के 60 साल के बाद हमको स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात क्यों करनी पड़ रही है? क्या हमारी मजबूरी है? क्या हमारी तकलीफ है? हमारा दुख क्या है? हमारा दर्द क्या है? हमारी पीड़ा क्या है? क्यों हमें यही बात कहनी पड़ रही है जो कभी गांधी जी को कहनी पड़ी, लाला लाजपत राय को कहनी पड़ी, विपिन चंद्र पाल को कहनी पड़ी, लोकमान्य तिलक को कहनी पड़ी, वही बात आज क्यों कहनी पड़ रही है? अब तो आजादी आ गई है, अब तो अंग्रेज चले गए हैं, अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी नहीं है इस देश में, तब तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे, इसलिए हम स्वदेशी की बात करते थे। अब आजादी के 60 साल के बाद फिर स्वदेशी की बात क्यों करनी पड़ रही है? ये गंभीर प्रश्न है और वो प्रश्न मैं आपके सामने खोलना चाहता हूं। बात ऐसी है कि हमारे देश में 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित तो हो गई, आजादी नहीं आई, स्वतंत्रता नहीं आई इस देश में। 15 अगस्त 1947 को गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों को सत्ता का हस्तांतरण हो गया। स्वतंत्रता नहीं आई, आजादी नहीं आई, क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब है अपने तंत्र में जीना, आजादी का मतलब है अपनी व्यवस्थाओं में जीना। स्वदेश माने अपने देश की व्यवस्थाओं में जीना, अपने तंत्र की व्यवस्थाओं में जीना, तब हम स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं। लेकिन आजादी के 60 साल के बाद तो एक भी तंत्र ऐसा बना नहीं इस देश में जो अपना हो। जिस संसद से कानून पारित होते हैं वो संसद अंग्रेजों की बनाई हुई है, वो अपनी कहां है? ये गोल गुंबद जो शून्य जैसा है, ये तो अंग्रेजों का बनाया हुआ ढांचा है 1927 में, जिसको महात्मा गांधी ने बहुत कड़े शब्दों में कहा था कि बम लगा के उड़ा दो इसको। गांधी जी के शब्द हैं ये। संसद को उड़ा दो, राष्ट्रपति भवन को उड़ा दो, क्योंकि वो वॉयसराय का घर हुआ करता था, गुलामी का प्रतीक है। तो गांधी जी से किसी ने कहा कि बापू आप तो अहिंसा वाले आदमी हैं और आप कह रहे हैं इसको उड़ा दो, तो उन्होंने कहा गुलामी के प्रतीकों को संभाल कर नहीं रखा जाता। कोई देश दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपनी गुलामी के दौर के प्रतीकों को साज कर, संवार कर, धोकर और पोंछ कर रखता। हमने रखा हुआ है। हमारा तंत्र जो संसद हमने बनाई है, दुर्भाग्य से जिसको हम संसदीय लोकतंत्र कहते हैं, ये तो अंग्रेजों का सिस्टम है पूरा का पूरा, जिसको इंग्लैंड में वेस्टमिनिस्टर सिस्टम कहा जाता है, उसको हमने दुर्भाग्य से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम कहना शुरू कर दिया, जो कहीं से भी पार्लियामेंट्री नहीं है और कहीं भी डेमोक्रेटिक नहीं। आजादी आई नहीं है, स्वतंत्रता मिली नहीं है। बस इतनी ही स्वतंत्रता और आजादी है जो मैं आपसे कह रहा था
कि पहले गोरे अंग्रेजों का शासन चलता था, अब काले अंग्रेजों का शासन चलता है। व्यवस्थाएं सबकी सब वही हैं, कानून सबके सब वही हैं, नीतियां सबकी सब वही हैं, सब कुछ अंग्रेजों के जमाने का आज भी चल रहा है इस देश में। इसलिए हमको आज भारत स्वाभिमान की तरफ से स्वदेशी की बात फिर करनी पड़ रही है, क्योंकि सब कुछ अधूरा है 15 अगस्त 1947 के बाद। मैं आपको बहुत दुख के साथ एक बताना चाहता हूं, अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया और भारत जैसे 50 देशों को गुलाम बनाया। उनमें से कुछ देश हैं जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये एक ग्रुप के देश हैं। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये दूसरे ग्रुप के देश हैं। मॉरिशस है, श्रीलंका, ये तीसरे ग्रुप के देश हैं। ये ग्रुपिंग किस तरह की है? अंग्रेजों ने 3 तरह के देश गुलाम बना के रखे थे। एक देश को अंग्रेज कहा करते थे सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज। सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज में ये था कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन इनकी कैटेगरी थी सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज। माने वो देश कुछ कुछ अपने हित के कानून खुद भी बना सकते थे, लेकिन ज्यादा कानून अंग्रेज बनाते थे। दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, मॉरिशस जैसे देश थे, जिनको क्राउन कॉलोनीज कहा जाता था उस जमाने में। क्राउन कॉलोनीज में श्रीलंका था, मॉरिशस था, ये सूरीनाम वगैरह ये देश थे। और तीसरा था डिपेंडिंग कॉलोनीज, उनमें भारत, पाकिस्तान वगैरह वगैरह थे। डिपेंडिंग कॉलोनीज सबसे खराब गुलामी का ढांचा था, सबसे खराब गुलामी का। उसमें क्या होता था कि आपको अपने हाथों, अपने देश के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए कुछ भी करने का अधिकार ही नहीं है। सब कुछ अंग्रेजों के पास है, आप तो उनके पूरे डिपेंडेंट हैं। तो वो हम डिपेंडेंट अंग्रेजों के हो गए क्योंकि हमारे यहां गुलामी आ गई और वो हमारी कुछ छोटी मोटी गलतियों से आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी यहां व्यापार करने के लिए घुस गई। एक राजा था जहांगीर, उसने आगा न देखा न पीछा, लाइसेंस दे दिया व्यापार करने का। जैसे आजकल हमारे नेता विदेशी कंपनियों को व्यापार करने के लाइसेंस दे देते हैं थोड़े से पूंजी के लालच में कि विदेशी पूंजी आएगी, थोड़ी विदेशी पूंजी आएगी। इन मूर्ख नेताओं को यह नहीं मालूम है कि बाहर के बोतल के दिए हुए खून से कोई मरीज जिंदा नहीं बचता। अगर किसी व्यक्ति का खून बनना बंद हो जाए, अगर किसी देश में पूंजी का उत्पादन होना बंद हो जाए, तो बाहर की पूंजी लाकर किसी देश का विकास नहीं हो सकता। जैसे किसी मरीज के शरीर में खून बनना बंद हो जाए, तो बोतल का खून चढ़ाकर कितने दिन जिंदा रखेंगे आप उस मरीज को? आखिर उसको आज नहीं तो कल अपना खून बनाना ही पड़ेगा, तभी वो जिंदा रहेगा। वैसे ही पूंजी की जरूरत है तो पूंजी उत्पादन का तरीका बढ़ाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, न कि ये कि हम भीख मांग के हमेशा पूंजी लाएंगे। तो विदेशी पूंजी पर आधारित ये देश बनाने के चक्कर में सारे दरवाजे खोल दिए। आजादी मिलने के 50 साल भी पूरे नहीं हुए, सारे दरवाजे फिर खुल गए। फिर से विदेशी कंपनियों का स्वागत है। ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, हजारों कंपनियों को बुलाया जा रहा है। हर एक क्षेत्र में उनको व्यापार करने का लाइसेंस दिया जा रहा है। जिन जिन क्षेत्रों में हम व्यापार करते थे अच्छा, वहां भी उनको बुलाया जा रहा है। पानी बेचने के लिए विदेशी कंपनियां आ गई, आलू का चिप्स बेचने के लिए आ गई, टमाटर की चटनी बेचने के लिए आ गई, आम का अचार बेचने के लिए विदेशी कंपनियां आ गई, डबल रोटी, पाव रोटी बेचने के लिए, अंडरवियर, बनियान बेचने के लिए विदेशी कंपनियां, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक बेचने के लिए विदेशी कंपनियां। साधारण सी छोटी छोटी चीजों से लेकर हर बड़ी चीज तक सब कुछ विदेशी बेचेंगे इस देश में, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। और उसी में जीएम फूड वाली विदेशी कंपनियों के लिए भी लाइसेंस दिए जा रहे हैं और उनको भी यहां बुलाया जा रहा है। जिनको बुलाने को दुनिया का कोई देश तैयार नहीं है, उनको भारत सरकारें दरवाजा खोल के बुला रही हैं। आइए हमारे यहां, जो करना है करिए, बस थोड़ा सा हमको पूंजी निवेश की जो जरूरत है उसमें पूर्ति होती रहे, थोड़ा टैक्स मिलता रहे और नेताओं को वाइंडिंग अप चार्जेस मिलते रहे, रिश्वत मिलती रहे, घूस मिलती रहे। हर विदेशी कंपनी के लिए दरवाजा खुला है। ऐसा लगता है कि भारत कोई खैराती धर्मशाला हो गया है जिसमें हर एक के लिए दरवाजा खुला है, सबको बुलने आने की खुली छूट है। अभी थोड़े दिन पहले हम जिनको भगा रहे थे भारत छोड़ो, अब उनको बुला रहे हैं वापस आओ। 1942 में महात्मा गांधी का नारा था इस देश में, क्रांतिकारियों का नारा था क्विट इंडिया, छोड़ो भारत।
अब हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों का नारा है निट इंडिया, वापस आओ, KNIT, फिर जुड़ जाओ हमारे देश से। तो इतनी बेशर्म हमारे देश में नेतागिरी आई है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेजों ने ले ली है। दिल दिमाग उनका वैसे ही चलता है जैसे अंग्रेजों का चलता था। आज हमारा देश दुर्भाग्य से पूरा का पूरा खतरे में है, क्योंकि ऐसे नेता देश में कुर्सी पर काबिज हैं जो हर क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को बुला रहे हैं। उन्होंने इतिहास से सबक नहीं सीखा है कि एक गलती जहांगीर ने की थी जिसकी सजा पूरे देश ने 200 साल भुगती थी। अब लग रहा है कि जहांगीर ही जहांगीर पैदा हो गए हैं। मुझे तो कई बार ये व्यंग में कहने को मन करता है, जहांगीर मरा नहीं है, उसी की आत्मा हमारे देश के नेताओं में प्रवेश कर गई है। जो देखो विदेशी कंपनी को लाने के लिए विदेश जा रहा है, लाल कालीन बिछाकर उनका स्वागत कर रहा है। हमारा देश ऐसा हो गया। अब विदेशी कंपनियां घुस गई, हजारों हजारों की संख्या में घुस गई। इन कंपनियों ने जिंदगी के हर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सवेरे आप सोकर उठें तो आपका टूथपेस्ट, बाथरूम में जाएं तो शेविंग किट्स, फिर नहाएं तो उसके बाद साबुन, फिर कपड़ा धोएं तो उसके साबुन, फिर बाहर निकलें तो कपड़े पहने, जूते पहने, चप्पल पहने, क्रीम पाउडर लिपस्टिक इस्तेमाल करें, सब कुछ विदेशी। सवेरे से शाम तक, रात को सोने जाएं तो मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती भी विदेशी, और जिस मच्छरदानी में सोए वो मच्छरदानी विदेशी, जिस बिस्तर पे सोए उसका गद्दा विदेशी, गद्दे के ऊपर चादर विदेशी, सब कुछ विदेशी हो गया। 50 साल पहले तक इस देश में स्वदेशी 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 मंत्र हुआ करता था। आज इस देश के नेताओं ने विदेशी 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 सब बना दिया। तो आजादी के 60-62 साल में हर क्षेत्र में विदेशीकरण जब हो रहा हो तब स्वदेशी की बात करनी ही पड़ेगी। और आजादी के 60-62 सालों में जब हर क्षेत्र में परावलंबन बढ़ रहा हो तो हमें फिर स्वावलंबन की बात करनी ही पड़ेगी। इसलिए स्वदेशी से स्वावलंबन की बात आज हमें करनी पड़ रही। मैं आपको एक बहुत खराब बात कहना चाहता हूं, लेकिन वो आपको जानना जरूरी है एक सच के रूप में। हमारे देश में आजादी जब आने के लिए आंदोलन चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, तो नेताओं के 2 वर्ग थे। एक वर्ग था नेताओं का जो ये कहता था संपूर्ण आजादी चाहिए और अपनी शर्तों पर चाहिए, क्योंकि कोई भी देश दूसरे देश को गुलाम बनाए ये उसके संवैधानिक अधिकार का हनन है। किसी भी देश को गुलाम बनाना किसी भी सभ्यता में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी समय में परमिसिबल नहीं है, उसकी अनुमति नहीं है। तो एक वर्ग था देश में नेताओं का, जिनमें लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब क्रांतिकारियों की एक लंबी सूची है जो ये मानते थे कि आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए और हमारी शर्तों पर चाहिए, अंग्रेजों की शर्तों पर नहीं। लेकिन इसी देश में एक दूसरा वर्ग था नेताओं का जो ये कहता था कि ना आजादी चाहिए ना स्वतंत्रता चाहिए, हमको तो अंग्रेजों की साठगांठ करके सरकार चाहिए। ना आजादी चाहिए ना स्वतंत्रता चाहिए, अंग्रेजों के साथ कुछ दोस्ती हो जाए, एक खराब शब्द है कोलिशन बन जाए अंग्रेजों के साथ, गवर्नमेंट हो जाए हमारी। एक नेताओं का वर्ग ऐसा भी था जिसके नेता थे पंडित मोतीलाल नेहरू, जिसके नेता थे फिरोज शाह मेहता, जिसके नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसके नेता थे सुरेंद्र नाथ सेन। ये नेताओं का एक वर्ग था जो ये कहता था अंग्रेजों से गठजोड़ करके किसी तरह भारत में एक ऐसी सरकार बने जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू और उनके सहयोगी मंत्री हो जाएं और अंग्रेजों का प्रधानमंत्री रहे, ये उसके नीचे मंत्री रहे, बस देश में चलता रहे। आजादी की क्या मतलब, स्वतंत्रता का क्या मतलब। तो एक वर्ग था ऐसे नेताओं का जो अंग्रेजों से गठजोड़ करके सरकार बनाना चाहता था, और एक वर्ग था ऐसे नेताओं का जो संपूर्ण आजादी और स्वतंत्रता लाना चाहता था। दुर्भाग्य क्या हुआ, जब यह देश आजाद हुआ तो जिस नेता के हाथ में यह कमान गई या जिन नेताओं के समूहों के हाथ में देश की आजादी की कमान गई, वो वही थे जो अंग्रेजों के साथ मिलकर किसी तरह देश में सत्ता और गठजोड़ करना चाहते थे। तो मानसिकता अंग्रेजियत वाली थी। तो आजादी मिलते ही उन्होंने देश में वो कुछ भी नहीं किया जो होना चाहिए था आजादी के तुरंत बाद। हमारी भाषा विदेशी हो गई क्योंकि हम गुलाम थे। आजादी आई तो भाषा स्वदेशी होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई।
हमारी भूषा विदेशी हो गई थी जो आजादी के पहले थी, हमारी भूषा स्वदेशी होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। हमारा भोजन विदेशी हो गया था अंग्रेजों के समय में, अंग्रेजों के बाद हमारा भोजन स्वदेशी होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। हमारा भजन विदेशी हो गया था अंग्रेजों के जमाने में, वो भजन स्वदेशी होना चाहिए था, वो भी नहीं हो पाया। ना भाषा बदली, ना भूषा बदली, ना भोजन बदला, ना भजन बदला। और तो और भेषज हमारी औषधि जो पूरी स्वदेशी होनी चाहिए थी आयुर्वेद आधारित, वो पूरी की पूरी अंग्रेजियत आधारित एलोपैथी में चला गया। माने आजादी के बाद बदला कुछ नहीं, ना भाषा, ना भोजन, ना भूषा, ना भेषज, ना भजन, कुछ नहीं बदला। बदला क्या? एक ही चीज बदली, माउंटबेटन की जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन की जगह उनके मंत्रिमंडल के XYZ, और कुछ नहीं बदला इस देश में, सबका सब वैसे का वैसा ही रहा। हमारे देश में संविधान सभा बनाई गई, संविधान सभा में बार बार बहस हुई भाषा के सवाल पर, लेकिन उस मामले को पीछे लटकाया गया। बार बार बहस हुई कि अंग्रेजों का कोई प्रतीक हमें नहीं रखना है इस देश में, उसको ऐसे ही लटका के छोड़ दिया गया। सारी की सारी संविधान सभा की बहस बेकार हो गई जब 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को भारत का संविधान बना दिया हमारे देश के लोगों ने। बहुत दुख और अफसोस होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था भारत को 1000 साल गुलाम बनाकर भारत पर शासन करने के लिए, वो हमारे देश का संविधान बन गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का कॉमा फुल स्टॉप और भारत के संविधान का कॉमा फुल स्टॉप आप मिला लीजिए, कोई अंतर नहीं है उसमें। और जब ये बात उठी तो ये कहा गया भाई जल्दी है, जल्दी है, जल्दी है, इतनी जल्दी में भारत का नया संविधान नहीं बन सकता, तो थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ले लिया, फिर अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, यहां से वहां से, वो कटिंग पेस्टिंग होती है ना, जैसे PhDs किए जाते हैं ना हमारे देश में, 10 किताबें इकट्ठी कर ली, फिर उसमें से 11 छप गई, वैसे ही दुनिया भर की 10 किताबें इकट्ठी हो गई, 11 हमारी बन गई, भारत का संविधान। जिसका सबसे बड़ा झूठ है वो वाक्य जिसमें कहा गया है हम भारत के लोग इस संविधान को आत्मार्पित करते। कब किया था? कोई बता दे मुझे, भारत के लोगों ने उसको आत्मार्पित? संविधान सभा के कुछ नेताओं ने उसको आत्मार्पित कर लिया, तो वो भारत के लोगों ने आत्मार्पित कर लिया, ये कैसे कह सकते हैं? कभी रेफरेंडम करा के देख ले इस देश में, कब किया था हमने आत्मार्पित उस संविधान? कानून अंग्रेजों ने बनाए 34,735 हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के लिए, सारे के सारे कानून बिना कोमा फुल स्टॉप के आज भी चल रहे हैं। इंडियन पुलिस एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ, इंडियन पीनल कोड अंग्रेजों का बनाया हुआ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अंग्रेजों का बनाया हुआ, सिविल प्रोसीजर कोड अंग्रेजों का बनाया हुआ, और तो और इंडियन एविडेंस एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, हम भारत के नागरिक हैं नहीं है ये भी अंग्रेज तय करके गए हैं। उस कानून के आधार पर हम भारत की नागरिकता पाते हैं या नागरिक हो पाते हैं। कानून वैसे ही है, भाषा वैसी है, शिक्षा पूरी की पूरी जो अंग्रेज छोड़कर गए थे वही की वही है, स्वास्थ्य व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था जो अंग्रेज छोड़कर गए थे वही की वही है। हमारे देश की एक भी व्यवस्था नहीं बदली है सिवाय एक नाम बदलने के, कि जहां पहले माउंटबेटन का नाम होता था, कर्जन का नाम होता था, लिलिथगो का नाम होता था, वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम था, क्लाइव का नाम था, वहां पर अब हमारे हिंदुस्तान के कुछ देशी नाम आ गए, व्यवस्था सब की सब वही है। और तो और मैं आपको एक शर्म की बात बता रहा हूं, आजादी मिलने के 50 साल बाद तक हिंदुस्तान की संसद में बजट शाम को पेश होता था, शाम को 5 बजे, आजादी मिलने के 50 साल बाद तक। क्यों? जब हमारी संसद में शाम के 5 बजते हैं तो लंदन की संसद में सवेरे के 11:30 बजते हैं, ब्रिटिश संसद में सवेरे 11:30 बजे किसी को सुनना हो बजट तो अंग्रेज सुन सके, इसके लिए आजादी मिलने के 50 साल बाद तक, सन 1997 तक बजट शाम को 5 बजे आता रहा। इतनी गुलामी में यह देश रहा है, इतनी गुलामी। अंग्रेजों ने वंदे मातरम को बैन कर दिया था हमारे देश में, आजादी मिलने के 50 साल बाद तक हमारे देश की संसद में वंदे मातरम नहीं गाया जा सका। ये शर्म की बातें हैं हम सब के लिए। तो इसलिए हमारा मानना
मानना है, कम से कम मेरा तो मानना है, आजादी आई नहीं है, स्वतंत्र कम से कम मेरा तो मानना है, आजादी आई नहीं है, स्वतंत्रता मिली नहीं है, सत्ता का हस्तांतरण हो गया, गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आ गए, देश वैसे ही चल रहा है, व्यवस्था वैसे ही चल रही है। इसलिए न किसानों की हालत सुधरती है, न मजदूरों की हालत सुधरती है, न गरीबों की हालत सुधरती है, न मजलूमों की हालत सुधरती है, क्योंकि यह व्यवस्था जो आज चल रही है ये तो अंग्रेजों ने बनाई थी लूट के लिए, खसोट के लिए, बर्बादी के लिए। आजादी मिलने के बाद अगर व्यवस्था वही चलेगी और आप ये कहो लूट ना हो, तब तो ये होने वाला नहीं है। लूट तो इस व्यवस्था का मुख्य आधार है। पहले अंग्रेज लूटते थे, अब हमारे ही काले अंग्रेज लूटते हैं इस देश को। पहले अंग्रेज लूटते थे इस देश को और लाखों करोड़ों रुपया लंदन लेके जाते थे। एक अंग्रेज का जानकारी देके मैं खत्म कर रहा हूं। रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक अंग्रेज था, हिंदुस्तान आया, बंगाल का राजा बन गया, गवर्नर हो गया, लूटना शुरू किया उसने। कलकत्ता नाम के शहर को 7-8 साल लूटा। लूटने के बाद सारा माल लेके लंदन गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसकी शिकायत हो गई। कई लोगों ने उसकी शिकायत की कि इसने बहुत अत्याचार किए हैं भारत में और लूट मचाई है, तो उसके खिलाफ मुकदमा चला। वो अंग्रेजों का पहला और आखिरी अधिकारी था जिसके खिलाफ मुकदमा ब्रिटिश पार्लियामेंट में चला। तो एमपीस कुछ खड़े हो गए और उससे पूछने लगे, भाई तुमने क्या लूटा है, कितना लूटा है? तो कहता है कि मैंने जितना भी लूटा है उसका आकलन तो नहीं किया है, लेकिन भारत से लाने के लिए पानी के मुझे 900 जहाज लगे, 900 शिप्स भर के मैं सोना चांदी हीरा जवाहरात कलकत्ता से लूट कर लाया। तो फिर एक अंग्रेज पूछता इसका वैल्यू बताओ, तो कहता है रफली 1000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड्स। एक अंग्रेज इतना लूट के ले गया, लंदन में उसने जमा कर लिया। तो ये तो अंग्रेज था जो विदेश से आया और हिंदुस्तान को लूट कर ले गया। अब काले अंग्रेजों ने इस देश का 72,80,000 करोड़ रुपए पिछले 60 साल में लूटा है और स्विट्जरलैंड की बैंकों में जमा कर रखा है। आप बताइए इनमें और अंग्रेजों में क्या फर्क है? तो इसलिए इन काले अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़नी पड़ी थी। इन काले अंग्रेजों को हिंदुस्तान से ऐसे ही भगाना पड़ेगा जैसे कभी अंग्रेजों को भगाना पड़ा था, और इस व्यवस्थाओं को खत्म कर देना पड़ेगा जो अंग्रेज हमारे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। हमारी पूरी की पूरी कृषि व्यवस्था और कृषि नीति अंग्रेजों की है, वाणिज्य व्यवस्था वाणिज्य नीति अंग्रेजों की है, टैक्सेशन का सारा सिस्टम अंग्रेजों का है, एजुकेशन पूरा अंग्रेजों का है, सिलेबस पूरा अंग्रेजों का है। और तो और सब्जेक्ट नहीं बदल पाए हम आजादी के 60 साल में। एंथ्रोपोलॉजी अंग्रेज पढ़ाया करते थे गुलाम लोगों के अध्ययन के लिए, वो आज भी पढ़ाया जा रहा है इस देश में। तो बहुत शर्म है हम सबको अपने आप पर और अफसोस है। इसलिए हमें स्वदेशी की बात, स्वावलंबन की बात फिर कहनी पड़ रही है आजादी के 62 साल में। और एक अधूरी लड़ाई जो छूट गई 1947 15 अगस्त में, वो अधूरी लड़ाई को हमें पूरा करना है। स्वतंत्रता हमें लानी है, स्वराज्य की स्थापना हमें करनी है, स्वदेशी को लाना है, स्वराज्य और स्वदेशी को लाकर ऐसा एक तंत्र बनाना है जो सुजलाम सुफलाम भारत का प्रतीक बने। ये बोलकर आप सभी का आभार, बहुत धन्यवाद।